नमस्कार, मैं हूं जिल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र यानी कि लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस ने भी अपना तीसरा घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र वचन पत्र जारी कर दिया और काफी पहले आम आदमी पार्टी ने भी गारंटी पत्र नामक घोषणा पत्र जारी किया था। अब राजनीतिक पार्टियों ने घोषणा पत्र तो जारी कर दिया है, लेकिन क्या कुछ लाभ होगा? गरीबों से वादे और अमीरों से सौदा करने वाली छवि धराती राजनीतिक पार्टियां क्या बदलाव ला पाएगी? और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से संजय रावल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की ओर से वत्सल सोनगरा, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ राजेश ठाकर, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे यहाँ पर शुरुआत करना चाहेंगे संजय जी। यूपी चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को देखा गया कि भाजपा ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया था कि छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, लैपटॉप दिया जाएगा, पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन चलाई जाएगी, गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा और अगर देरी होगी तो उस पर ब्याज भी दिया जाएगा। और इसके अलावा 60 साल से ज्यादा की महिलाओं के लिए मुफ्त की सफर उन्हें दी जाएगी और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और भी कई वादे किए गए। जैसा कि आज के डिबेट का सब्जेक्ट है कि गरीबों के लिए क्या है, जैसा कि हम जानते हैं देश के 4-5 राज्यों में अभी चुनाव का माहौल है। उसमें उत्तर प्रदेश में तो पहले चरण का मतदान भी शुरू होने वाला है कुछ समय के बाद। ऐसे में आज 3 प्रमुख पार्टियों ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया जी। और ये आज की बात नहीं है। भाजपा सरकार 2017 से है और थंबिंग मेजोरिटी से है। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 2017 में 403 विधानसभा सीटों में से 325 के करीब करीब जो सीट लेकर बहुमत से सत्ता में आई, उसके बाद भाजपा ने जो वादे किए थे उस वादों में खरा उतरने के कारण 2017 के बाद 2019 के देश के चुनाव में भी वहां से काफी बहुमत मिला और आज देख रहे हैं कि डबल इंजन वाली सरकार, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्यों में भी। तो राज्य में उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य गिना जाता था। वहां के प्रमुख मुद्दे थे जो गरीब लोगों को, जो आर्थिक तौर पर निचले स्तर पर हैं, ऐसे लोगों को जो परेशान करने वाली चीजें जो थी, उसमें सबसे बड़ी बात थी गुंडा राज, यानी कानून व्यवस्था नहीं थी, गैस वगैरह की समस्याएं, शौचालय की समस्याएं। बहुत गांवों में, अधिकांश गांवों में रात को स्त्रियों के लिए मतलब शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी। उसके अलावा धार्मिक स्थानों पर सफाई की उपेक्षा, धार्मिक स्थानों के प्रति तिरस्कार की भावना, आस्थाओं के प्रति तिरस्कार की भावना, और उसमें प्रमुख मुद्दे जैसे किसानों, छोटे किसानों के लिए सुविधाओं की बात, स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात। तो ये जो नया संकल्प पत्र है उसमें रिपोर्ट कार्ड भी है कि 5 साल में भाजपा ने जो काम किए हैं वो भी गिनाए हैं और अब जो करने जा रहे हैं उसमें आपने जैसे बताया लैपटॉप वाली बात, स्कूटी की बात, तो मैं यहाँ बताऊंगा कि जो भी सरकारें सत्ता में आती है गरीबों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाती है, लेकिन अब जमाना बदल रहा है, लोगों की प्राथमिकताएं बदल रही है। पहले किताबें दी जाती थी, दूसरी शिष्यवृत्तियां दी जाती थी, तो इस बार चुनाव के घोषणा पत्र में कॉलेज के बच्चे और स्कूल के बच्चों को लैपटॉप की बात
सुविधाओं की बात की गई है। ये समय का बदलाव है, उसमें कोई प्रलोभन की बात नहीं है। स्कूटी की समस्या तो जैसा कि हम जानते हैं, जी उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी है, लेकिन ज्यादातर यूपी की संस्कृति जो है वो गांव पर, कृषि व्यवस्था पर आधारित है। तो वहां महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए जी 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुफ्त सुविधा, किसानों के लिए बिजली में माफी, कर्ज माफी की भी कुछ हद तक की योजनाएं। तो ये योजनाएं गरीब और मध्यम वर्ग को ध्यान में लेकर भाजपा ने बताई है। और मैं बता दूं कि जो जो वादे भाजपा सरकार ने किए थे, जैसे राम मंदिर का निर्माण, 370 वाली कलम का अमल, और इससे भी ज्यादा, जो उत्तर प्रदेश में 12 से 13% मुसलमान है। ऐसा नहीं कि भाजपा ने सिर्फ कुछ कौमों के लिए, कुछ ज्ञाति के लिए, कुछ वर्गों के लिए किया। भाजपा ने मुसलमानों के लिए भी, जैसे महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून ला करके भाजपा मुस्लिमों के अधिकारों के प्रति, और आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मदरसाओं में आधुनिकीकरण हो रहा है, मदरसों में गणित और कंप्यूटर पढ़ाने की, इंग्लिश पढ़ाने की जो बात चल रही है, वो एक आधुनिक मुसलमानों को, जो कई सालों से उन लोगों को मदरसाओं में जो धार्मिक जुनून का शिक्षण दिया जा रहा था, उसे छोड़कर समाज की अभी जो व्यवस्थाएं चल रही है, यानी जी मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। तो इस संकल्प पत्र में पिछले साल भी जो वादे किए थे, वो वादे जो किए उसका रिपोर्ट कार्ड, और नए जो बातें बताई हैं वो भविष्य के लिए योजनाओं की बात है। उसमें स्वास्थ्य में एम्स की बात, मेडिकल कॉलेजों की बात, 5 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 बड़े हवाई रास्ते, जो जिसको हम हाईवे मार्ग बोलते हैं, ये सब सुविधा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात इसमें की गई है। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये संकल्प पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र है, ये गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को जी सुखाकारी के लिए और उनके हैप्पीनेस के लिए बनाया गया संकल्प पत्र है। दीपचंद जी, आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी। कांग्रेस ने भी अपना तीसरा घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी किया, जिसमें वादा किया गया है कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2500 में गेहूं धन और 400 में गन्ना खरीदेंगे। इसके अलावा श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी, ये भी स्पष्ट घोषणा की गई। महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपदों में तैनाती दी जाएगी, ये भी वादा किया गया और कई घोषणा की गई। और इससे पहले भी 2 घोषणा पत्र में हम देख चुके हैं। जल्पा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा ना कि भाई हमारी जो मुख्य धारा थी कि हमने ये विकास करा, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ना हिंदू की बात हो ना मुसलमान की बात हो, पर जब रोजगार है सिर्फ निवालों की बात हो। और रही बात संजय भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बर्बादी की ओर लेकर गए हैं। कोई दल राजनीति की बात कर रहा है, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई मजहब की राजनीति कर रहा है। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, लोगों की भावनाओं के साथ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, अब लोग 24 उत्तर प्रदेश से 24 करोड़ जनता बोल चुकी है कि आपने किस तरह वहां पर लोगों के, जब युवा आपसे रोजगार मांगते हैं तो आप उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हो, और आप 80 बेनाम की राजनीति करते हो, 85 और 15 की राजनीति करते हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कोरोना काल के अंदर मरे थे वो 80 में थे या 20 में थे? आप मुझे उसका जवाब दो। आपने अभी कहा ना कि हमारी बीजेपी ने मुख्य धारा में बात करी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, और जब कांग्रेस का शासन था तो हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाए थे। और उस रोजगार का क्या हुआ जब आपने कहा था कि हम 714 करोड़ नौकरियां देंगे, और आपका जब वित्त मंत्री अभी बजट लेके आए तो उन्होंने कहा कि हम साल में 12 लाख नौकरी, यानी कि 5 साल में 60 लाख नौकरी देंगे। और क्या हुआ उस वादे का? जो आपने कहा था $5 मिलियन, उसकी भी बात कही थी। उस इकोनॉमी के बारे में आप कुछ बताइए। और अभी आप जिस विकास की बात कर रहे थे ना संजय भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास हुआ है ना, तो आपकी हसरत यह है कि उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर आपने, अगर विकास होता तो आपको चीन का हवाई अड्डा नहीं दिखाना पड़ता,
अमेरिका की सड़कें नहीं दिखानी पड़ती, बंगाल का पुल नहीं दिखाना पड़ता, आंध्र के बांध नहीं दिखाने पड़ते। और जो आपका युवा जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर उत्तर प्रदेश के लोगों की बजाय आपने फॉरेन के बच्चों की फोटो चिपकाई है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता के अंदर आपको एक भी ऐसा युवा नहीं मिला कि आप मैनिफेस्टो में अपनी फोटो लगा सके और आप विकास की बात कर रहे हो? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता जी पार्टी का जो बीजेपी का एमएल है वो मोदी प्लस योगी है। और रही दूसरी बात, दूसरी पार्टी एसपी का मुलायम और मुस्लिम, जबकि कांग्रेस पार्टी का एमवाई दलित और युवा है। और जिस राजनीति का आप बात कर रहे हो कि हम ये करेंगे, हमने ये, आप मुझे एक भी चीज बताओ कि आपने क्या विकास करा? आपने किसानों की आय तो आपने कम कर दी। आपने कहा था फरवरी के अंदर हम किसानों की आय डबल करेंगे। आज किसानों की आय कितनी? 27 रुपए। आज से 13 महीने पहले जो किसान दिल्ली की सड़कों पे, पंजाब की सड़कों पे जो बैठा था, तो माननीय प्रधानमंत्री और आपके किसी मंत्री और संतरी ने उनकी सूझबूझ नहीं ली। आज दिल्ली के अंदर जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आए तो साहिब सिंह वर्मा के बेटे सांसद है, उनके घर का आपके गृह मंत्री जाके खाप पंचायत करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत होती है वो जी खाप पे चलती है, ना कि किसी राजनीतिक दलों से। और जो उत्तर प्रदेश का जो खाप दल है वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी की ओर ना रहकर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है जिसने उन्नाव का मुद्दा उठाया, जिसने हाथरस का मुद्दा उठाया और आगरे के बेटी साथ जिसके साथ शोषण हुआ उसका मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, पूरे देश ने और पूरे प्रदेश ने देखा है। और रही बात उत्तर प्रदेश में जिस किसान की आप बात कर रहे हो और कानून की बात कर रहे हो, वहां का किसान भी जानता है कि अगर सड़क और संसद की लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ एक ही दल है धरातल पे, कांग्रेस पार्टी। जी आपकी और वत्सल जी यहाँ पर आना चाहूंगी। काफी दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र यानी कि गारंटी पत्र जारी किया गया था। उन्होंने भी वादे किए कि युवाली अगर हम बात करते हैं तो 10 लाख नौकरियां देंगे, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते का भी उन्होंने आश्वासन दिया था, महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये तथा मुफ्त बस की सवारी की बात की और हर साल गन्ने के दाम में बढ़ोतरी होगी ये भी खास मेंशन किया। जी, एक्चुअली इन लोगों ने पहले, मैं बीजेपी के जो संजय जी हैं और कांग्रेस के भी है, मैं इनका पहले तो अच्छा है, इन्होंने भी गारंटी कार्ड दिया आम आदमी पार्टी के जैसे। वो अच्छी चीज़ है कि पब्लिक को भी पता चले कि कोई भी पार्टी आ रही है तो वो क्या दे के जा रही है उनको भी। रही बात दूसरी की, जैसे संजय जी ने बताया कि पहले वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं थी, तो मुझे नहीं लगता कि शायद 2017 के में या इलेक्शन के बाद ही वहाँ पे कानून व्यवस्था आई। उसके भी उसके पहले भी सभी कानून व्यवस्था यूपी में थी और वो एज इट इज चल रही थी, ऐसा कोई कोई मेजर इम्पैक्ट इन्होंने नहीं किया बीजेपी ने। अब रही बात एक्टिवा की और लैपटॉप की, तो मुझे लग रहा है कि जैसे यूपी के बच्चे को भी ज़रूरत है तो फिर गुजरात के बच्चे को भी ज़रूरत होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन सब डिजिटल हो रहा है, तो फिर गुजरात के बच्चों को भी लैपटॉप देना चाहिए, उनको भी एक्टिवा देनी चाहिए। पर कैसा है कि वहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, इलेक्शन की वजह से वहाँ पे चुनावी जो जुमले दे रहे हैं ये लोग, वो चुनावी जुमले ही रह जाएंगे। अब रही बात, मैं खुद आम आदमी पार्टी की करता हूँ, हमने जो भी गारंटी कार्ड में लिखा था दिल्ली में वो अभी आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, सभी चीज़ पूरी कंप्लीट की हुई है। स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दी, फ्री कर दिया, बसेस फ्री कर दी लेडीज के लिए, वो हमने बोला था वो भी कर दिया। 20,000 लीटर का जो पानी का वो था वो भी हमने कर दिया फ्री में। 200 यूनिट बिजली थी वो भी फ्री में कर दी। तो रही बात, जब हम लोग फ्री बांट रहे थे, जब पब्लिक में हम लोग दे रहे थे, तब यही बीजेपी के पैनलिस्ट बोल रहे थे कि इनको तो फ्री बांटने की आदत है, सभी फ्री में बोल के मुफ्त मुफ्त करके पूरा ये टैक्स खत्म कर रहे हैं। तो मुझे इसके पहले भी मैंने एक ये मैं डिबेट में कोई बोला था कि जब जनता का टैक्स होता है, जनता का टैक्स है। और जिस बिजली की बात कर रहे हो ना उसमें आईएफसी आपने हटा दी है। आप दिल्ली की जनता से पूछो, आपके आप बीच क्या में मैं बोला था। फ्री नहीं आप बोल रहे हैं तो फ्री किस तरह? आप बताओ ना, जनता का पैसा, जनता की टैक्स है वो। और जिस आप फ्री की बात आप कर रहे हो आप उसमें से पैसे आपकी हटाई है बारी आए तो बिजली बोल के बिलों में। दीजिएगा, दीपेंद्र जी, आपकी बारी आए तो बोल दीपचंद जी दीजिएगा, मैंने कहाँ मना किया आपको। मैं आपके बीच में नहीं बोला था सर जी, इसमें क्या है, पब्लिक को भी सुनने में गलत अच्छा बात लगेगा। कहूंगे तो मैं 10 बार बोलूंगा। अगर आप गलत बात कहोगे 10 बार बोलूंगा मैं। इसमें कैसा है सर जी कि आप सुन नहीं पाते हो पूरी चीजें। कांग्रेस का यही दिक्कत है कि कांग्रेस कभी सुन नहीं पाया, इसके लिए शायद विरोध पक्ष में भी अभी तक चल नहीं रहा है। रही बात गुजरात की, तो अरे 27 सर साल से कांग्रेस का 117 में से 20 विधायक है जिसमें 10 छोड़ के चले गए। वो
अभी आप छोड़ के गए ना, जिसमें कुछ 3 छोड़ के विधायक चले छोड़ के गए। जी 5 साल वत्सल में जी, आपको यूपी 3 पे फोकस 3 रुपए रखिए जी, आपको बताइए पड़ेगा। अपनी बात को रखिए। एक्चुअली मैम, जो घोषणा पत्र में ये लोग जारी करते, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप घोषणा पत्र जारी कीजिए। पब्लिक को क्या मिलेगा, इसके उसके ऊपर भी नॉलेज मिलेगा। रही बात, मैं तो ये बोलूंगा कि आप जो घोषणा पत्र अगर जारी कर रहे हो तो उसके बाद उसमें आपने काम किया कि वो भी दिखाना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि फिर जारी कर दिया उसके बाद कुछ नहीं। जैसे अगर अपने पीएम साहब की अगर मैं बात करूं तो 15 लाख का वो जो एक बड़ा सा जुमला आया था, हर अकाउंट में 15 लाख मिलेंगे, तो वो सबको ही पता है कि वो जुमला था, खाली बातें थी, हुआ कुछ नहीं। वैसे ही अगर आप देखने जाए तो एक्टिवा आती है 1 लाख रुपए की, अब सरकार में वो नियर अबाउट आधे दाम में भी पड़े, अब टैक्स वैक्स हटा लीजिए तो वो 50,000 में भी पड़ जाए। बट ये इम्पॉसिबल है कि हर बच्चे को आप एक्टिवा देंगे पढ़ते हुए, क्योंकि यूपी की जनसंख्या जो है उस बच्चे के उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है कि नहीं किया है। बिजली के दामों में भी अगर इन थोड़े दिन पहले इन लोगों ने अगर घटाया तो बहुत अच्छी बात है, घटा रहे, पब्लिक का ही फायदा है। बट उसका जो कैलकुलेशन है टैक्स मैनेजमेंट का, वो इनको भी देखना चाहिए कि कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है। जब आम आदमी पार्टी करती थी तो इनका ये बोलना था कि आप टैक्स ये कर रहे हो, टैक्स में वो कर रहे हो। अब आप खुद दे रहे हो, अब सभी दे रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि टैक्स में से तो पैसे बचते ही होंगे, तभी फ्री दे रहे हैं, वरना तो कोई लॉस मेकिंग तो वो करेगा नहीं। आज कोई भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, अगर वो लॉस मेकिंग स्टेट है तो वो कर्जा नहीं बढ़ाएगा। वो बट ऑब्वियस है कि वो टैक्सेस से बेनिफिट हो रहे हैं, तभी ये मुफ्त में बांटा जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि चाहे कोई भी पार्टी शासन में आए या चाहे कोई भी पार्टी घोषणा पत्र दे, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, अगर वो घोषणा पत्र देते हैं तो उसके ऊपर 110% उसके ऊपर अमल होना चाहिए, बाकी वो देने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि जी आपने एक रिटर्न में जो चीज दिया है, अगर वो रिटर्न में किसी को मिल ही नहीं रहा एक्चुअल पब्लिक में, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है फिर। जी राजेश जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूँगी। यहाँ पर हमने हर एक पार्टी का घोषणा पत्र देखा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जहाँ किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया, तो भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र में इसे जारी किया। कांग्रेस ने जब कॉलेज की छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया, तो बीजेपी ने भी स्कूटी देने का वादा कर लिया। कांग्रेस ने 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, आम आदमी पार्टी ने 10 लाख रोजगार का वादा किया, तो कहीं भाजपा ने ये वादा किया कि हर घर में से किसी ना किसी एक व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार की तक दी जाएगी। यानी सारी ही अगर पार्टियों की बात करें तो उनके घोषणा पत्र को देख के लगता है कि चाहे कोई भी पार्टी सत्ता पक्ष में आ जाए, लेकिन बेनिफिट बड़ा तगड़ा हो जाएगा जनता को। अब उसे लाभ समझे या अभी भी ख्वाब ही समझे। जलपा जी, जो चुनावी घोषणा पत्र हो या शपथ पत्र हो, संकल्प पत्र हो, वचन पत्र हो, जो भी नाम हो उसका, वो जब कोई भी पार्टी जारी करती है तो वो अघोषित रूप से राजनीतिक दल और पब्लिक के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसका कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन नैतिकता के दौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक को ये कहती है कि अगर आप हमको मत देकर शासन व्यवस्था के अंदर लाएंगे तो हमको 5 साल शासन करने को मिलेंगे, इसमें इतना इतना काम हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए ये करेंगे, छात्रों के लिए ये, किसानों के लिए ये करेंगे, और इस प्रकार की हमारी नीति रहेगी। इस प्रकार का ये एक संकल्प पत्र होता है। मैं समझता हूं कि नियत ये संकल्प पत्र के जब लाती है राजनीतिक दल कोई भी, तो उसकी नियत को देखना चाहिए। और जनता को जब आज 2022 का घोषणा पत्र उसके हाथ में आए, वो किसी भी पार्टी का हो, जो भी पार्टी को उसने वहां पर जिताया है, तो उसके 5 साल पहले का घोषणा पत्र पहले उठा लेना चाहिए। और 5 साल पहले सत्ता में आई हुई पार्टी ने जो उनको वचन दिए थे, उस वचन से कितना प्रतिशत लाभ जनता को सीधे तौर पर हुआ, वो जनता का कोई भी वर्ग हो, वो किसान हो, छात्र हो, महिला हो या कोई भी हो, इसका आकलन जब जनता खुद करती है, और उसमें हो सकता है कि पूरे के पूरे जो वचन है वो नहीं निभा पाए, कोई न कोई ऐसे संजोग हो, कैसी कोई ऐसी परिस्थिति हो, तो 100% अगर वो घोषणा पत्र है उसको लागू कोई पार्टी नहीं कर पाई। लेकिन अगर 70% के ऊपर उस घोषणा पत्र में जो बात कही गई है उसको मोटे मोटे तौर पर भी
जो लागू किया है तो जनता को उसको पास करना चाहिए या तो फिर उसको फेल करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि गरीबों की थाली में पुलाव आया है, लगता है कि चुनाव आया है। तो ये ख्याली पुलाव की तरह ये घोषणा पत्र नहीं होना चाहिए और उसका सबसे ज्यादा कोई आकलन कर सकता है, कोई इसको मार्क दे सकता है तो वो जनता खुद है। क्योंकि उसको अगर फील होगा कि जो हमको बताया गया था वो हमारे साथ हुआ, मेरा बच्चा जो पढ़ रहा था उसकी शिक्षा मुफ्त हो गई या उसकी शिक्षा की फी कम हो गई पिछली सरकार से, उसको अभ्यास उसका पूर्ण होने के बाद उसको स्किल के मुताबिक नौकरी मिलना सिर्फ महत्व का नहीं है, लेकिन इंजीनियर हुआ है तो इंजीनियर की जो भी ब्रांच में उसने इंजीनियरिंग किया है उस स्किल के मुताबिक उसको जॉब मिले। तो ये जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हर एक घर के अंदर एक छात्र होता है, हर एक घर में महिलाएं होती है, जी हर एक घर में कोई व्यापार करने वाला आदमी होगा, कोई किसानी करने वाला आदमी होगा। तो वो खुद देखेगा कि मेरे ये सरकार आने के बाद मेरे जीवन के अंदर क्या बदलाव आया। तो उससे उसको पता चल जाएगा कि जो घोषणा पत्र में दी गई बातें थी वो सिर्फ झुनझुना नहीं था, सिर्फ जुमला नहीं था, ये सरकार ने जो कहा था वो किया। इसका जब आकलन सही रूप से जनता करती है तब जाकर हमको पता चलता है कि इसका समर्थन किसके साथ रहेगा या किसके साथ नहीं रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव के अंदर जो घोषणा पत्र है जी वो जारी करने का पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रेस होती है, उसके बाद न तो पॉलिटिकल पार्टी उसको उठाकर पढ़ती है सत्ता में आने के बाद, न तो जनता पढ़ती है। जी किसी भी प्रत्याशी उसके पास जाता है तो मैंने नहीं देखा जनता के अगर दरबार है या जनता की कोई रैली हो रही है, कोई नेता ये कह रहा है कि हमने ये कर दिया ये कर दिया और जनता को लगता है कि ये झूठ बोलता है, आज तक मैंने नहीं देखा कोई नागरिक उस सभा के अंदर खड़ा होकर ये कहता है साहब आपने ये कहा था 5 साल पहले लेकिन ये नहीं हुआ, तो आपने हमारे साथ वचन द्रोह किया है तो हम आपके साथ क्यों जाए। ये जो तंदुरुस्त लोकतंत्र होना चाहिए एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि पक्ष अपनी बात करेगा, विपक्ष अपनी बात करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं वो सत्ता में बने रहने के लिए जो भी उनका सकारात्मक बात होगी वो लेके जाएंगी। कोई भी पार्टी हो वो अपनी जो कमजोरी है वो लेके तो जनता के पास नहीं जाती, और विपक्ष जो होगा वो आलोचना करेगा सत्ता पक्ष की। लेकिन ये दोनों के बीच में, प्रशंसा और आलोचना के बीच में, अपनी विवेक बुद्धि से उसको देखना चाहिए कि ये जो हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि मैं समझता हूं कि आजादी के बाद जितने भी चुनाव हुए और उसमें जो जो पार्टियों ने सत्ता में आई उन्होंने जो घोषणा पत्र दिए थे वो अगर मैं कहता हूं इस प्रकार से 70% भी लागू हो गए होते तो आज भारत देश सोने की चिड़िया हो गया होता। जितनी भी समस्या के साथ हम जूझ रहे हैं उसमें से एक भी समस्या शायद नहीं होती, लेकिन ये नहीं हुआ। किसी भी सरकार के कार्यकाल में, मैं किसी एक आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन मैं ये मोटे मोटे तौर पर सारी राजनीतिक पार्टियों के बारे में कह रहा हूं कि जिस प्रकार से वो घोषणा पत्र लागू जारी करते हैं उसी प्रकार से सभी पार्टियों ने अगर घोषणा पत्र को लागू कर दिया होता तो मेरा देश आज सोने की चिड़िया हो गया होता। लेकिन ये नहीं हुआ, तो अब जिम्मेदारी किसकी आती है? तो वो जो घोषणा पत्र को सुनकर या उनसे मोहित होकर या उससे प्रभावित होकर जो वोट देने के लिए जाता है उस मतदाता है उसके ऊपर आता है कि हमने मत दिया है कि आपने ये कहा था, आपकी ये नीति थी, आपकी ये नीयत थी, आपकी ये बातें थी, उसको लेकर मैंने आपके ऊपर विश्वास रखा था। ये विश्वास पर आप खरे उतरे कि नहीं उतरे, उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी 5 साल पहले पास हुई थी। अब दूसरी बार उसको पास होने के लिए लोगों के पास जाना है। अब लोगों को तय करना है कि 5 साल पहले उन्होंने जो वचन दिए थे, वादे किए थे, वो उसमें वो खरी उतरी के नहीं उतरी, और उनको पुनः हमारा मत देना चाहिए या हमारे मत के अंदर कोई बदलाव करना चाहिए। दूसरे जो घोषणा पत्र है, दूसरी जो पार्टियां है, उसकी नीयत को देखना चाहिए, उसके घोषणा पत्र में देखना चाहिए कि उससे बेहतर क्या चीजें हैं, और उस पर आकलन करके लोगों को वोट देना चाहिए। लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर यह समझता हूं कि घोषणा पत्र है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक विजन दिखाता है
कि इस जो दिशा है उसमें सत्ता में आने के बाद इस दिशा के अंदर ये शासन जो है वो जाएगा, इतना उसमें मालूम पड़ता है कि ये उसकी दिशा कौन सी होगी, वो किसानों के लिए होगी, महिलाओं के लिए होगी, या जो सर्वांगी विकास है राज्य का उसके ऊपर वो काम करेगी, उसका मोटे मोटे तौर पर हमको उसका दृष्टिकोण मिलता है। जी बिल्कुल। ज्योति जी आपकी और भी आना चाहूंगी यहाँ पर हमने सभी पार्टियों के घोषणा पत्र देख लिए। किसी ने वचन पत्र दिया, किसी ने गारंटी पत्र दिया, किसी ने संकल्प पत्र दिया, किसी ने उन्नति धन नाम दिया। लेकिन प्रश्न यही है कि क्या अंदर लिखे हुए वादे चुनाव के परिणाम के बाद याद रहेंगे? कि जल्पा जी, जब भी चुनाव आते हैं हर राजकीय पक्ष द्वारा इतने सब्जबाग दिखाए जाते हैं कि पढ़े तो लगता है कि जैसे उनकी प्रजा के जीवन स्तर की तो काया पलट हो जाने वाली है। लेकिन होता क्या है कि चुनाव के बाद किसी न किसी वजह का हवाला देके हाथ खड़े कर दिए जाते हैं कि भाई ये मुमकिन नहीं है। और जैसे बेरोजगारी है या गरीबी है, इस तरह के जो वादे होते हैं कि हम इतना रोजगार देंगे ये वो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि गरीबी और बेरोजगारी अगर ये लोग सच में हटा देंगे तो दूसरे चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे। शायद यही वजह है कि कोई भी पक्ष ये पूरी तरह से हटाना नहीं चाहता ताकि ये मुद्दे बने रहें। अब मैं पर्सनली मानती हूँ कि ये फ्री बीज जो देने की बात होती है उससे इतना भला नहीं होता है। आप एक टाइम पे एक चीज किसी को दे दो तो क्या उसके बजाय अच्छा नहीं है कि आप एक रोजगारी के तक पैदा करो ताकि वो हमेशा कमा सके, क्योंकि लैपटॉप या स्कूटी से किसी का पेट नहीं भरता। और जब तक ये रही बात लैपटॉप और स्कूटी और ये सब देने की, तो जैसे उज्ज्वला योजना में हुआ था कि सिलेंडर तो फ्री दे दिए लेकिन बाद में खुद भरने थे तो वो किसी के बूते की बस की बात नहीं थी, उन्होंने धर के रख दिए या वापस लौटा दिए। अब स्कूटी देंगे तो क्या उसमें भरने का पेट्रोल कहाँ से लाएंगे, क्योंकि आप दे तो उसी को रहे हो जो जिनकी मतलब गरीबी रेखा से जो लोग जी रहे खुद नहीं ले सकते हैं, तो वो पेट्रोल भरवा पाएंगे क्या 100 रुपये का? ऐसे ही लैपटॉप दे रहे हैं तो वो बिना नेट के क्या करेगा। और फ्री बीज का इतना जो वस्तुएं देने का चलन है मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। वैसे भी सुप्रीम में तो किसी ने PIL डाली हुई है पिटीशन, लेकिन अगर चलो इसको रिश्वत ना गिने, ये गिन ले कि भाई राजकीय पक्षों ने अपनी योजनाओं का उल्लेख किया है कि भविष्य में ये योजनाएं लाएंगी, लेकिन फ्री बीज में होता ये है कि जैसे सपोज 10 करोड़ होते हैं जिनको ये मिलनी होती है, सपोज जैसे स्कूटी या लैपटॉप, तो उसके जब कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं तो एक तो संख्या में कम दिए जाते हैं, सबको नहीं दिए जाते, और उसकी खरीदी में भी इतने भ्रष्टाचार होते हैं और एकदम निम्न कोटि की चीजें खरीदी जाती है। और ऊपर से तू किए, मुझे अभी भी याद है कि जब समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए थे तो उसको खोलो तो उनकी स्क्रीन पे वो अखिलेश और मुलायम सिंह के फोटो आते थे। तो ये तो टैक्स पेयर के पैसों से आप अपनी खुद की विज्ञापन कर रहे हो, ये आपके पैसों से, ये आपके खुद के पैसों से नहीं आई है चीजें। ठीक है, टैक्स पेयर्स के पैसे अगर मतलब किसी गरीबों के काम आ रहे हैं तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन इस तरह के खुद के विज्ञापन के लिए अगर टैक्स पेयर्स के पैसे इस्तेमाल होते हैं जी लगता है ज्योति जी से संपर्क टूट चुका है। संजय जी आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर आज हम किए गए वादों की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि दीपावली और होली पर 2 मुफ्त LPG, यानी होली और दिवाली तक का वेट करना पड़ेगा या फिर हम हर महीने कुछ दाम कम कर देते तो? अभी मैं दोनों राजनीतिक विश्लेषकों को सुन रहा था, मैंने बहुत अच्छी बात सुनी उनसे कि ये देखना चाहिए, जैसे राजेश भाई ने बोला कि ये देखना चाहिए कि 2017 से पहले चुनावी घोषणा पत्र में सभी पार्टियों ने क्या वादे किया गया था वैसे। हाँ, तो रायबरेली में और गोरखपुर में एम्स भी डाला गया और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए और 5 हाईवे
बढ़े। तो ये वादा किया गया था कि 5 घंटे में उत्तर प्रदेश के, जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश भारतीय लोकशाही में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 22 करोड़ की आबादी है और सभी प्रकार के, सभी वर्ग के, सभी जाति के लोग वहां बसते हैं। और जैसा कि सभी राजनीतिक विश्लेषक बोलते हैं कि ये देखना चाहिए कि कौन से वादे किए गए थे। तो आज मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, वो चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो या किसी अन्य राज्य में हो, हमारा ये लक्ष्य रहा है और हमारा ये रिकॉर्ड भी रहा है कि जिस योजना की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसी योजना का उद्घाटन भी उसी पार्टी के लोकतंत्र के उसी पक्ष के शासन में हुआ है। तो ये जैसे राम मंदिर का मसला कितने सालों से, 50 से अधिक सालों से उसमें कोई हल नहीं निकल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसका हल निकला। 370 की कलम देश जी, जब से पर वो मुद्दा आजाद तो हुआ तब कश्मीर से का हो लेकर गया ना। के, यूपी के स्थानिक तो मुद्दों की ये बात करे, गन्ना किसानों की बात करे, तो डबल इंजन वाली सरकार की भी बात जब आती है और प्रजा की सुविधाओं की जो बात आती है, तो मैं ये जो 2017 से पहले जो वादे किए थे उसमें से जी कौन कौन से वादों में ये भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है वो मैं बताना चाहता हूं। जैसे हम जानते हैं कि कोरोना काल बीच में आ गया और पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये समस्या जी, पर वो आपत्ति तो आकस्मिक आ अवसर गई। थी और संजय जी। हाँ, तो 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया। पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को, गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन 1 साल से मिल रहा है। तो ये प्राथमिक यानी सुविधाओं की 15 बात करोड़ जो है वो रसीकरण दिया की बात गया है। यूपी में। हाँ, क्या यूपी बात में कर रहे हो? यूपी 15 की करोड़ जनसंख्या कितनी है? लाभार्थियों को, 22 करोड़ 24 लाभार्थी हैं कुल। भाई क्या बात कर रहे हो करके आया संजय करो। जी? यूपी की इतनी खराब दशा है, ये नहीं पता था। करके आया करो मेरे बड़े भाई। दीपचंद्र जी आपका आवाज डायरेक्टली थोड़ा इनडायरेक्टली उसमें 15 करोड़ कुल लाभार्थी हैं। 3 करोड़ मजदूरों को प्रति माह 500 रुपए दिए गए। 95 अभी लाख तो आप बता रहे थे कि 15 मजदूरों, करोड़ लोगों को, हाँ, ये तो मैंने आपको टोक दिया। 15 नहीं तो करोड़ एक मिनट लोग तो यही समझते हैं कि आपने 15 मैं करोड़ यूपी में मैं राशन खाली दिया है लोगों को, तो गरीब कितने हुए मैं यूपी खाली में? एक ही चीज पूछना चाहूंगा जलपा जी। जी संजय जी मैं आपको एक ही चीज पूछना चाहूंगा। एक मिनट पहले मैं मेरी बात आंस- खत्म कर लूं, फिर आप उस पर जितना बोलना है शॉर्ट बोलो। लाइन है, ज्यादा बड़ा नहीं है सर, एक ही क्वेश्चन है छोटा सा इसके लिए। बोलो। जैसे आपने अभी एक चीज बताया कि 500 रुपए 3 महीने प्रति महीने आपने दिया, तो उसमें सर एक मेरा साल ये क्वेश्चन प्रति था, माह। प्रति माह जी, 1 वैसे साल 500 तक रुपए आपने में क्या 500 आता रुपए है दिए। संजय जी? मैं वही पूछना चाहता हूँ कोई एक किराने मिनट की में। दुकान ध्यान 500 में हो तो रुपए में बताइएगा, सर, टीवी पे 1 प्रसारित लीटर करेंगे तेल हम, किसी कितने को का लाभ आता है हो वो जाए। बताएं आपको। और रही बात राशन की, जो तो मुफ्त का राशन जो आपने दिया ना सर, वो अच्छा काम किया। और उसके मेरा ये मानना है कि वो सरकारी खजाने से गया है, तो उसके ऊपर सरकार का फोटो होना चाहिए, ना कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का या बीजेपी का लोगो होना चाहिए। वो गवर्नमेंट से गया था, ना और कि बीजेपी से या तो फिर ना कि पीएम फंड से। तो उसके ऊपर और जैसे बीजेपी का लोगो लगा के वो नहीं रसीकरण देना का चाहिए। मामला है, जैसे रसीकरण का मामला है, तो उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में अव्वल नंबर पर, क्योंकि वहां आबादी ज्यादा है। और दूसरे 95 लाख मजदूरों को उनके खाते में 1,000 रुपया आपत्ति के समय और उसके बाद लगातार जब तक लॉकडाउन की परिस्थिति रही उनको दिया गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा से लेकर के उनके मकानों का किराया देने तक की बात, जी, और पर ये तो उनको चलो सभी कोरोना काल टैक्स की से बात हो लेकर, गई। आगे के 3 सालों का क्या? तो राज्य किराया तो पता सरकार नहीं का कहाँ ये पे हक चल बनता रहा है, राज्य सरकार का ये हक बनता है कि सिर्फ घोषणा पत्र में जो दिया है वही नहीं, लेकिन राज्य में या देश में कोई आपत्ति आती है तो उनके साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी भी जी, पर वो तो सत्ताधारी हर पक्ष पार्टी की करती है संजय जी, इसीलिए तो मत जैसे मिलते हैं। वो करना मेरा ये और क्वेश्चन था। मतलब प्रभाविक रूप से करना
और जी। अच्छे समय में स्पीड के साथ करना। आज रसीकरण में दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में सबसे अच्छा रसीकरण अपने देश में हो रहा है। ये भी भारतीय जनता पक्ष की देन है, और उसमें भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े भारतीय राज्य में जनता पक्ष की देन जहां नहीं है संजय जी, वो सरकार की देन है। सरकार की देन है वो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी की देन है वो सरकार की देन है। वो सरकार, मेरे और आपके टैक्स के भरे हुए पैसों में से बनी हुई है वो। तो सरकार जिस पक्ष की होगी उस पक्ष का नाम भी तो लिया जाएगा। हाँ, क्या तो मैं बात एक क्योंकि चीज और संकल्प बताता हूँ, पत्र, सुनिए सुनिए, अभी 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 मैं अपना बता देता हूँ। जैसे मैडम ये जो इसमें क्या बोलते हैं रसीकरण की बात हो रही थी, दीपचंद्र जी, ये भी आप सुनने वाली बात है इसमें कि मेरे जो आईडी था उसमें नंबर डाल के जो ओटीपी आता है उस पे मेरे में तीन तीन वो थे मेंबर का, और उसमें से पता है मैंने 2 मेंबर का दोनों डोज ले लिया था। और मुझे ना मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन मुझे फोन आया कि आपका जो सेकंड डोज बाकी है ना तीसरे मेंबर का, वो आपको कब लेना है। मैंने बोला भाई नहीं लेना है, तो भी मैसेज आ गया कि आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आ चुका है, सेकंड डोज कंप्लीटेड। तो शायद ऐसे वैक्सीनेशन दे रहे हो तो ये गलत बात है नंबर्स के लिए। मैं विथ प्रूफ दे सकता हूँ सर जी आपको, विथ प्रूफ। एक्शन लेना आपका काम है। आप रिटर्न में मुझे दे दीजिए कि मैं एक्शन लूंगा उस बंदे के ऊपर, मैं आपको नाम नंबर पता हर चीज दूंगा। रही बात, मैं अभी दूसरी और मैं करता हूँ, जैसे अभी एक संजय जी ने एक और अच्छा मुद्दा दिया कि किराया दिया था इन्होंने। तो जी। मुझे ये जानना है कि खाली यूपी में ही किराया दिया, फिर गुजरात में सर जी किराया नहीं दिया? हम भी रेंट पे रह रहे थे, वो जो दीपचंद्र जी भी रेंट पे रहते, राजनीतिक विश्लेषक भी रेंट पे रहते हो, तो उनको आपने किराया नहीं दिया सर जी? और कहाँ पे किराए उन किराया लोगों दिया को उसका दिया जाता है एक जो एग्जांपल दे बीपीएल, दीजिए मुझे। सर आपको ये बीपीएल वालों बंदों के जी। पास सर किराया उनका रेंट होता ही नहीं है। आपको पता है उनको किस प्रूफ के ऊपर आपने उनको किराया दिया? अब ये रेंट एग्रीमेंट बनवाते बीपीएल वाले बंदे? आप खुद बताओ, रेंट एग्रीमेंट बनता है सर झुग्गी झोपड़ी का? अरे आप आप सर झुग्गी राजनीतिक झोपड़ी का पक्ष के रेंट एग्रीमेंट प्रतिनिधि बनता है कि हैं। उसके ऊपर हम लोग किराया देंगे? अगर मैं ये गलत बोल रहा बहस हूँ का इस मुद्दा पैनल नहीं। में तो मुझे कोई भी बोल सकता है। दीपचंद्र जी भाई गलत डिबेट बात है का मेरी, रेंट संचालन इस एग्रीमेंट बनता प्रकार है से अच्छा झुग्गी होता है कि झोपड़ी दोनों का? संजय आपस में जी, संजय जी कुछ और मुद्दों पे आ जाते हैं। यहाँ पर किराए की हाँ, बात तो हुई है। डिबेट का संचालन ऐसे नहीं होता कि एक मुद्दा बोले दूसरा बोल के बीच में टांग अड़ाए, ऐसे बहस नहीं होती। हम ये कहाँ टांग अड़ा रसीकरण का रहे हैं? मुद्दा ये पर संजय जी चलो आपसे मैं ही चर्चा कर लेती आप हूँ। अपने संजय जी आप संकल्प किराए पत्र की की कुछ बात बात कर कीजिए। रहे थे, आपने जो अगर मान लेते हैं किराया भारतीय जनता किराया पार्टी ने मतलब, हाँ। किराया नहीं दिया होता तो क्या होता? जी संजय जी। अरे अरे मैं सभी मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। किराए का नहीं मतलब क्या संजय है? जी, ये हमें दूसरी साइड भी सुननी है। मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी ने किराया नहीं दिया होता तो क्या होता? अरे लाभार्थी का मतलब क्या होता है कि जिस व्यवस्था में व्यक्ति रहता है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जिस समस्या से परेशान है वो समस्या में मदद करना। किराए का तो मतलब ये भगवान नहीं। हो गए आप, वहां भगवान जी भारतीय वत्सल जनता जी, पार्टी वत्सल वाले जी, भगवान संजय हो जी को गए। बोलने दीजिए। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछा है, मुझे उनका जवाब भी सुनना है। जी संजय जी आप बोलिए। अरे उस समय की परिस्थिति में टैक्स में राहत, उस समय की परिस्थिति में जी 500 पर रुपया आप और कुछ 1000 किराए वाली रुपया। बात कर रहे थे, तो क्या मतलब किराए का किराया मतलब नहीं चुकाते तो मतलब जो मकान मालिक था वो क्या आप उनको रोड किराए पे की बात पकड़ रहे हो। निकाल देता? किराए का मतलब ये नहीं है जैसे गरीब लोग किसी झोपड़पट्टी में रह रहे या किसी किराएदार के यहाँ झोपड़पट्टी का 5-6 झोपड़पट्टी का नहीं बहन जी, जैसे कोई कामदार संस्था है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां जी उनको पर हमारी बसाया गया आवास है। योजना का क्या हुआ? मुद्दा मेरा यहाँ पे है। मैं कब से सुनने को ट्राई कर रही थी कि आप आवास कुछ योजना सबको तो घर आवास मिल भारतीय योजना के जनता बारे में पार्टी ने बोलेंगे। संजय आवास जी योजना तो आवास भारतीय योजना जनता का क्या पार्टी होगा? ने जितने आप तो कौन सी आवास झोपड़पट्टी योजना? दिखा रहे हो, आप तो वो मजदूर वाला संघ वाला दिखा रहे हो बिल्डिंग। आवास योजना हमारी कहाँ चली गई? आवास योजना में भी क्या सबसे अच्छी आवास योजना चल रही है भारतीय जनता पक्ष की, क्या और बात सभी कर रहे हो? अभी राज्यों तो में आपने चल रही है। झोपड़पट्टी, आपने एक घर तो दिखाया नहीं, आपने आवास अरे योजना बहन का जी, तो लाभ नहीं आवास लिया। योजना का ये तो मतलब मैंने ये नहीं आपको याद कि दिलाया। झोपड़पट्टी आपने मतलब ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी कोई चमत्कारिक पार्टी है कि सभी झोपड़पट्टी हट जाएगी, एक ही दिन में हट जी जाएगी? बिल्कुल। वैसे तो जनता की चमत्कारी ये नहीं तो है कि हर बार 300 प्लस ला के दे दे आपको। तो मैं मेरा रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं, आप जी अपना काम बता दीजिए और मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूं।
और मेरे पास घोषणा आपने तो पत्र मुझे में जो 15 दिए करोड़ हैं, मुफ्त का राशन भी दिखाया। उस हिसाब से तो यूपी की मुफ्त सारी जनता गरीब हो लाभार्थी जाएगी। मैंने तीन बातों में बाइफरकेट किया। मत्तूरों को कैसे दिया गया, जो हिजरत करके गए उनको क्या दिया गया, लाभार्थी की बात कर रहे हैं। पूरे देश में 80 करोड़ जनता, यानी 80 करोड़ जनता गरीब नहीं है, लेकिन उतने लोगों तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब लाभ क्या बात पहुंचाया कर रहे गया। हो? तो जो और कार्ड मांगते थे वो और क्या मैं आपको गरीब होने बता का दूं, प्रमाण पत्र नहीं था? 100 सर, जी अभी 133 करोड़ की जनता है, उसमें से 80 करोड़ को लाभ मिल रहा है ऐसा? ये मैं नहीं बता रहा हूं, आप मतलब कोई तो लाभार्थियों स्टैंडर्ड रखा का होगा ये ना, पूरा ऐसा तो नहीं रिपोर्ट है कार्ड कि देख लीजिए। आओ आप कोई भी आओ लेके चले जाओ। सर किस जी पे आपने दीपचंद जी, सर्च आपकी ओर आना कराइए? चाहूंगी। दीपचंद जी, वो कार्ड क्या था? वो मैं राशन लेने जाते हैं, क्या वो प्रमाण पत्र नहीं है गरीब होने का, या फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है? जी मैं दीपचंद एक जी, चीज आप कुछ। बताता हूँ। जी वत्सल जी, आपकी ओर भी लौटेंगे, दूसरे भी गेस्ट है, आपकी ओर भी लौटेंगे। जी जी पहली दीपचंद। बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, संजय भाई जरा सुनो। 370 मोदी सरकार ने नहीं हटाई, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटी है, पहली बात। ठीक है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना है। दूसरी बात जो आपने कहा ना 80% लोग इसमें आगे, मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 142 लोगों की आय बढ़ी है और 23 लाख करोड़ लोगों, 142 आदमी, जो 142 लोग है ना आम आदमी इसके भारतीय जनता पार्टी के, उनकी 23 लाख करोड़ से बढ़कर 53 लाख करोड़ आय बढ़ी है, जबकि 84% जनता की आय कम हुई है। पहली बात तो। और दूसरी बात, जिस आप योजना का नाम ले रहे हो, 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी 34 योजनाएं, जो कांग्रेस पार्टी की योजना है, उनका सिर्फ नाम चेंज करा और कुछ नहीं करा है। ठीक है। दूसरी बात, जो पीएम केयर फंड था, वो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको शायद पता नहीं होगा कि वो एक प्राइवेट फंड है, उस पर आप आरटीआई नहीं लगा सकते हो, ये आपको शायद पता नहीं होगा। वो सिर्फ आम आदमी और जनता का पैसा था, लोगों ने स्कैम दिया था जब देश महामारी के अंदर जूझ रहा था। सबने जी प्रवक्ता हो बैठे हैं, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी, आम नागरिक, सबने 1 रुपए 10 रुपए जैसी इच्छा थी, पर जी उसमें क्या करा भारतीय जनता पार्टी ने, अपने निजी स्वार्थ के लिए, मेरा सरकार गिराने मेरा के ये लिए कहना है कि आज संकल्प उसको पत्र के बारे में डिबेट है, तो आप अपनी पार्टी के संकल्प पत्र में बारे में बताइए। ये समस्या है तो हर एक डिबेट में चलती है। आपको ये पता नहीं अपने संकल्प पत्र के बारे में बताइए, क्या बता आपके संकल्प आप पत्र के बारे में बताइए। हम दीपचंद जी को सुन नहीं पा रहे ठीक से। की बात कर रहे। डिबेट का जो सब्जेक्ट है, मैं मानता हूं उस पर ही बहस होनी चाहिए। जी उसी पर ही चर्चा हो रही है। वो तो अब आपने उनको रिपोर्ट कार्ड बीच में ला दिया था संजय जी। तो हमने जी नाम का पहले बताया था कांग्रेस पार्टी का, या जी जनधन योजना कहां से आई, ये और जो जी पार्टी का दीपचंद जी को प्रतिनिधि है हम वो भी ठीक से भारतीय जनता सुन नहीं पा रहे हैं। अपने आपकी और अपने वत्सल जी यहाँ पर क्योंकि लौटना सभी चाहूंगी। पार्टी के संकल्प पत्र जी आ वत्सल चुके जी। हैं। जी वत्सल जी। आज का डिबेट का मुद्दा था गरीब। कांग्रेस जी बिल्कुल वही चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चला कि 15 करोड़ यूपी की जनता गरीब है। दीपचंद जी, हम आपको ठीक से सुन नहीं टिप्पणी पा दी है। रहे हैं। वत्सल जी को मैंने जी, सवाल आपकी पूछा आवाज है। कट रही। दीपचंद जी, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। जी वत्सल जी। गरीबों से बातें और अमीरों से सौदे करने वाली राजनीतिक पार्टियां। अब रही बात इसमें गरीबों से क्या बोलते हैं, वादे तो हमने किए, वो पूरे भी किए, हमने सौदा नहीं किया। उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आज दे सकता हूँ। यहाँ पे बैठे पैनलिस्ट सबको भी पता होगा कि दिल्ली जल बोर्ड में जितने भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे वर्कर थे, उनको सभी को परमानेंट कर दिया गया दिल्ली सरकार के अंदर। आज ही हुआ है ये चीज। यानी कि अगर आप, मैं खुद मानता हूँ, अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेस को परमानेंट कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पे है या कांग्रेस की सरकार जहाँ पे है, वो कर सकते हैं। एक्चुअल पॉसिबिलिटी अगर आपको जॉब देनी है तो। अब रही बात दूसरी बात की, जैसे संजय जी ने एक और चीज अच्छी बताई कि 5 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, तो जी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि 5 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, पर जैसे अहमदाबाद का बिक गया है वैसे बिक ना जाए पांचों के पांचों। जी तो ये भी क्या, ये कैसा है कि ये आपका जो मुद्दा है ना, अमीरों को और अमीर बनाने वाला, जी उसके ऊपर ये बैठता है कि 5 एयरपोर्ट बिकने नहीं चाहिए। फिर हजारों करोड़ रुपए का जो ड्रग्स जो अदानी के पोर्ट से पकड़ा गया था, उसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं करते बीजेपी वाले, ना उसके ऊपर अदानी के ऊपर कोई एक्शन लिया गया।
तो उसके ऊपर अभी कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं। अब रही बात में और एग्जांपल देता हूँ राजस्थान का। राजस्थान में अभी रिसेंटली एक पेपर लीक हुआ था। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी मांग की थी कि उसके ऊपर तो आप अपने सीबीआई संकल्प पत्र पर बात कीजिए। आज की डिबेट का मुद्दा है अपनी अपनी पूरी पार्टियों का बात सुन संकल्प तो पत्र लीजिए होता है। संजय जी, पूरी बात सुन तो लीजिए। मैं अपने संकल्प पत्र पे भी आऊंगा, वो तो जैसे आप सब बताना चाह ऐसे रहे थे मुद्दे ना, तो कही वैसे है ही मैं हर कि चीज बता रहा हूँ। 5 घंटे तक चलेगा, 5 घंटे मैं तक बहस मैं चलेगा। पूरी पूरी बात बताता हूँ, आप बीच में ना बोले तो 5 घंटे की जगह 1 घंटे में खत्म हो जाएगा शायद से। अब आप रही अपने बात, मैं आपको, संकल्प पत्र के बारे में बताइए। आपका जो अरे सर संकल्प पत्र है आपका आपकी पार्टी संकल्प का, खाली उसी के पत्र में बारे ही में बात रहता है। कीजिए। हमारा जो जी वत्सल संकल्प है जी, ना वो एक्चुअल उलझिए पेपर मत पे भी वरना होता है। अपनी आप बात नहीं रख पाओगे आगे। मैं दूसरे गेस्ट मैं की ओर पूरी भी बात जा रही बता हूँ। देता हूँ कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ ना, इसमें बीजेपी पार्टी ने ये मांग की थी इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो वही गुजरात में हर साल एक पेपर लीक होता है, 9 साल से पेपर लीक कंटिन्यूस चल रहे। वहां का आसिफ वोरा जो हमारे थे, अभी उन्होंने खुद रिजाइन किया, उसके ऊपर एक भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की। जी, उसमें क्यों? तो क्योंकि यहाँ बीजेपी पे ने ये 27 कहा साल से है कि उनकी खुद उनको की प्रक्रिया सरकार के है। चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है, नहीं कि किसी उनकी खुद की सरकार, इसके लिए कांड की सीबीआई वजह की से जरूरत नहीं निकाला है, गया है। बाकी इसकी जगह पे सीबीआई की जरूरत है। इसमें नो डाउट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जॉब मिल रहे थे सर लड़कों को, पर उनको आपकी वजह से वो जॉब नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि आपकी वो पूरी फैसिलिटी ही नहीं है प्रॉपर कि वहां पे वो पहुंच पाए लड़के जॉब पे। जी अब रही बात, मैं पूरी बताऊं कि हमारा संकल्प पत्र सर, आपको ये, आपने कभी दिल्ली गए हो तो दिल्ली में स्कूल देखे होंगे, हमारे संकल्प पत्र में था वो अच्छे बने। गुजरात में एक भी ऐसा स्कूल हो ना, एक भी ऐसा स्कूल, आज के आज भारतीय जनता पार्टी को मैं नमन करूंगा, इधर यही पैनल पे बोल रहा हूँ, एक भी ऐसा स्कूल बता दीजिए गुजरात में, इधर मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। आज के बाद कभी स्कूल की बात नहीं करूंगा। रही बात हॉस्पिटल की मुफ्त में चल रही है, आपको भी पता है। रही बात स्कूल बस की, मुफ्त में दे रहे लेडीज को, वही आपने कॉपी किया सूरत में, गुजरात में। वो आपको भी पता है, सबको भी पता है। इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा बहुत मुफ्त में दे रहे तो वो भी दिया है, पानी भी मुफ्त में दे रहे तो वो भी दिया है। जी हमारा जो संकल्प पत्र था ना सर, गारंटी कार्ड, वो हमने पूरा किया। उसके बाद जो जो काम किए वो भी दिखाए। उसके बाद जो काम में खर्चा हुआ वो भी लाइव किया था। अगर है भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत तो जो पीएम केयर का फंड था ना, उसको लाइव वेबसाइट पे जी दिखा दे कि हमने कितना पेमेंट आया और कितना खर्चा किया। है भारतीय जनता पार्टी में दम? जी उत्तराखंड और पंजाब के अंदर आप आईटीआई के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा 450 नौकरियां दी है आम आदमी पार्टी सरकार ने। और जो आप पंजाब के अंदर और उत्तराखंड में आप कह रहे हो कि हम 18 साल की बेटे को 1,000 रुपए देंगे, क्या 16 से 17 साल की बेटियां नहीं होती? क्या गारंटी है कि जब दिल्ली में आपकी सरकार है कि आप वहां पर 1,000 रुपए दे रहे हो क्या दिल्ली की बच्चियों को? क्या गारंटी है आप पंजाब और उत्तराखंड में भी दोगे? पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने जो बताया ना, हमने ये करा यूपी का, आपका मैं डिटेल बताना चाहूंगा। 2019 के जी अंदर आपने 3 उम्मीदवार खड़े कर, एक सहारनपुर से योगेश दहिया जी को, जिनको 449 वोट मिले थे, यानी कि नोटा से कम भी। और एक नोएडा से आपकी प्रतिशत, नोएडा से आपने एक सविता शर्मा जी को खड़ा करा था। आपके दीपक भाई आम को आदमी ये भी पार्टी पता को है कि दस कांग्रेस में तो दस एक भी फर्जी सीट वो नहीं आई थी ठीक दिल्ली में। है, ठीक है, हमें सब्जी मंडी नहीं बनाना है यहाँ पर, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर समय का थोड़ा अभाव है। राजेश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर ये बात तो सुनने मिल ही गई, भले ही घोषणा पत्र में कुछ जादुई डिब्बा बताया गया हो, लेकिन यहाँ पर यह स्पष्टता हो गई कि कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई जादूगर नहीं है कि अचानक से कोई चमत्कार ला देगी। इसीलिए मैंने पहले मेरी प्रस्तावना में कहा कि राजनीतिक दल क्या कहते हैं ये तो हम सुन लेंगे, जी लेकिन हकीकत क्या है वो तो आपको एहसास पर ही आपको पता चलेगा। अगर आपको रोजगार मिला है तो आपका बच्चा डिग्री लेकर नहीं घूमता रहना चाहिए। अगर उसको मिल गई है तो बराबर है, सरकार ने अच्छा काम किया है। अगर आपको सिलेंडर जो है वो 5 साल पहले जो दाम थे उससे सस्ते में मिल रहे हैं तो सरकार बेटर कर रही है। अगर पेट्रोल या डीजल है जो 5 साल पहले जो दाम थे वही दाम पर आप भरवा रहे हैं तो सरकार ठीक काम कर रही है। अगर किसानों की जो स्थिति है वो स्थिति बेहतर हुई है, उनको 2,000 रुपये महीने की जरूरत नहीं है, वो आत्मनिर्भर हो गया है, तो सरकार ठीक काम कर रही है। अगर लोगों की जो खरीद शक्ति है, जो आर्थिक सर्वे बता रहा है कि 3% घटी है, तो खरीद शक्ति घटी है उसका मतलब ये हुआ कि उनकी व्यक्तिगत जो आय थी वो आय घटी है। सिर्फ रोजगार जाने का समस्या नहीं है, रोजगार जाने के बाद जो सैलरी पर आदमी था उस सैलरी से आधे सैलरी पर अभी काम कर रहा है, तो उसकी जो आय है वो घटी है, वो आय घटी है, उसके आधार पर उसकी खरीद शक्ति घटी है। खरीद शक्ति घटी है
उससे उत्पादन कम हो गया है, और उत्पादन कम हुआ है इसलिए ही एमएसएमई जो सेक्टर है वो आज जी। दिक्कत में है। तो ये पूरी जो साइकिल है, इस साइकिल को अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पर पता चल जाता है कि किस तरह से सरकारें काम कर रही है। बस यही देखना है, और ये देखने के बाद राम मंदिर बन गया, ठीक है, 2-3 साल जी। में कोई एक बार जाकर वहां पर दर्शन कर लेते, लेकिन राम मंदिर की तरह ही हर जिला स्तर पर एक बड़ी अस्पताल होनी चाहिए जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, डॉक्टर, तबीबी व्यवस्था सब हो, तो वो भी बेहतर जी है। तो बिल्कुल। मंदिर के साथ साथ आप मंदिर बनाइए, हर शहर में बनाइए, हर गली के नुक्कड़ पर बनाइए, लेकिन हर नुक्कड़ पर एक दवाखाना भी बनना चाहिए, जी। क्योंकि सिर्फ मंदिर से तो आदमी की सुखाकारी नहीं होती, वो तो जी। एक आस्था का, अगर रोजगार नहीं मिलता तो मत्था टेकने के लिए वो जाएगा मंदिर में। अगर कोई आदमी बीमार है तो जिनकी बचाने के लिए जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो राम के नाम की माला जपेगा, लेकिन जब वो उसको मिल जाएगा तो श्रद्धा पूर्वक अपनी आय जो है अगर बड़ी है तो वो कुछ मंदिर को देने के लिए, मंदिर की जो सेवा है उसको कुछ देने के लिए जाएगा, इतना वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये जी। सारी चीजों का हम देखें, उसका विवरण करें तो हमको पता चल जाए कि सरकारें किस तरह से काम कर रही है और जी। लोगों को किस तरह से वोट करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो यहाँ पर आज का हमारा मुद्दा था कि जिस तरीके से यूपी में चुनावी वादे तो किए गए हैं, लेकिन क्या ये रंग लाएगी। दूसरा मुद्दा ये भी है कि जो हम देखते आए हैं और शायद यहाँ पर अनुभव भी कई लोगों का रहा हो कि गरीबों से वादे किए जाते हैं, अमीरों के साथ सौदे किए जाते हैं, ये छवि अपनी प्रस्तुत करती क्या राजनीतिक पार्टियां इस बार सही में कुछ अलग कर पाएगी। चुनावी वादे अभी तो हमें बढ़ चढ़कर सुनाई दे रहे हैं, क्या ये परिणाम के बाद किसी को याद भी रहेंगे, खासतौर पर जो पार्टी जीती है क्या उसे याद रहेगा कि नहीं। अब मैंने घोषणा की थी, अब ये पूरी करने का वक्त आ गया है। अब देखना यही होगा कि इतने सारे वादों के बीच में यूपी की जनता को क्या मिलता है, या फिर जिस तरीके से डिबेट में चर्चा हुई कि कोई राजनीतिक पार्टी कोई चमत्कारी बाबा तो नहीं है कि एक ही छड़ी में सारी जो घोषणा या सारी इच्छा है वो पूरी कर देगी। कोरोना महामारी का भी यहाँ पर जिक्र हुआ, लेकिन आपत्ति को तो अवसर किया गया था। क्या सही में अब आपत्ति की जो पीड़ा है वो नजर आने लगी है जब लोगों को कुछ देने की बात आई या फिर डैमेज कंट्रोल करने की बात आई। यूपी की जनता तो समझदार है, वो अपना मत देगी ही, लेकिन यहाँ पर जो हर राजनीतिक पत्र के अगर हम चर्चा करें यहाँ पर घोषणा पत्र की, तो कहीं ना कहीं स्कूटी देने का वादा तो दूसरी और स्कूटी देने का वादा, यहाँ पर मुफ्त बिजली तो यहाँ पर सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, कहीं पर लैपटॉप देने की बात की गई, कहीं पर मुफ्त बस की सवारी की बात कही गई, कहीं 60 साल से ऊपर की महिलाओं को सवारी की बात की गई। लेकिन क्या ये चुनाव है इसीलिए याद आया, या फिर जनता की बात करें तो क्या उनकी समस्या से राजनीतिक पार्टियां सही में वाकिफ है। अब देखना यही होगा कि कौन जीतता है और घोषणा पत्र में जो जो वादे किए गए हैं उससे जनता को क्या मिलता है, या फिर कहीं ना कहीं वो वादों के चक्कर में लाभ सिर्फ अमीरी को ही मिलेगा। तो जनता क्या चाहेगी ये वक्त बता ही देगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।